हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम ग्रेविटेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है यानी फर्स्ट यूनिट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसकी चर्चा करेंगे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वह न्यूटन द्वारा दिया गया है, इसलिए कई लोग उसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। इसमें यूनिवर्स के दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स की चर्चा किया गया है। ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ एट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता है। कहीं कहीं रिपल्सिव एंटीबॉडी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको रिपल्सिव माना जाता है, लेकिन ये अभी अंडर स्टडी है, अभी इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, इसलिए इसकी हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम बता रहे हैं कि ग्रेविटेशन के बारे में कि ग्रेविटेशन सिर्फ एट्रैक्टिव फोर्स होता है, यह दो बॉडी के बीच में लगता है और यह पूरे यूनिवर्स में एक समान है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। और इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में एक कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वह यह है कि न्यूटन साहब बागवान में बैठे हुए थे और उन्होंने ऊपर से एक फल नीचे की ओर गिरते देखा और यह कहते हैं कि भाई फल नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। यह एक जिज्ञासा उनके अंदर आई कि यह फल बार बार नीचे की ओर क्यों जा रही है, ऊपर की ओर क्यों नहीं जा रही है। और इसके जवाब को ढूंढने के लिए उन्होंने कोपरनिकस, कैपलर के जो थ्योरी थी उसका और गैलीलियो की भी थ्योरी उसमें शामिल है, इन सभी थ्योरी का स्टडी किया। स्टडी करने के बाद वो एक नतीजे पर निकले और उस नतीजे को उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम दिया। यह पूरे ब्रह्मांड में एक जैसा है। इस लॉ में कहता क्या है, इस लॉ में कहता है इफ देयर आर टू बॉडी हैविंग मास m1 एंड m2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, r मतलब रेडियल डिस्टेंस, यानी किसी भी डायरेक्शन में वह दूरी हो, इसलिए वहाँ r लगाया जाता है रेडियल डिस्टेंस के लिए। तो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, देन द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्योंकि ये सिर्फ अट्रैक्शन ही होता है, रिपल्सन तो होता ही नहीं है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इन्होंने यह एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया सिर्फ इस कहानी को, इस बात को चरितार्थ करने के लिए ही हम लोग वो न्यूटन और सेब की कहानी को यूज़ करते हैं, जहाँ न्यूटन बार बार यह पूछ रहे हैं कि भाई फल डाउनवर्ड क्यों गया, अपवर्ड क्यों नहीं गया। अगर आप लोग के बागान में भी फल गिरे तो कभी आप सोचिए उसके बारे में। जनरली हम लोग सोचते नहीं हैं, उठा के खा लेते हैं। खैर, तो न्यूटन ने इसके आधार पर जो लॉ दिया उसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। आज उसी की हम चर्चा करेंगे, बोर्ड पर आएंगे। ओके, तो आइए बोर्ड पर इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं कैलकुलेशन माध्यम से। कम लीजिए, दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। यहाँ पर हमने लार्ज ऑब्जेक्ट लिया है, जबकि जब r डिस्टेंस लेते हैं तो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, या फिर ये होता है क्या, किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके बीच की दूरी, या तो सेंटर ऑफ मास के बीच की दूरी या फिर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं हैविंग मास m1 एंड m2 और यह दूरी को लिखेंगे r। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि रेडियल डिस्टेंस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये r है, या यही ऑब्जेक्ट यहाँ ना हो करके उसी दूरी पर इस किनारे में हो, तो यह दूरी हो या इधर दूरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है f के वैल्यू को, इसलिए इसको लोग कहते हैं रेडियल डिस्टेंस। यानी इस डिस्टेंस के रेडियस में चारों ओर सेम फोर्स लगेगा। तो यहाँ न्यूटन फर्स्ट लॉ, यूनिवर्सल लॉ में कहते क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कहते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट a एंड b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 एंड m2। और दूसरा चीज़ कह रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर
डिस्टेंस 1/r², मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होते हैं और उसके बीच के दूरी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/r²। किसी भी चीज़ के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ भी हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं और उस कांस्टेंट का सिंबल देते हैं कैपिटल जी m1 m2/r², वेयर कैपिटल G इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। अब अगर हम लोग कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले जिसका मास m1 और m2 दोनों 1 kg हो, 1 kg का दो ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसके बीच की दूरी को भी हम लोग लेते हैं r = 1 मीटर, तो F = क्या हो जाता है, G 1 × 1/1², मतलब F = G। जब किसी बॉडी का मास 1 kg हो और उसके बीच की दूरी जो है 1 मीटर का हो, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू उसके बीच में लगने वाले फोर्स के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ द कैपिटल जी। कैपिटल जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, चूंकि F बराबर हम लोग लाए थे G m1 m2/r², दैट मीन्स G बराबर F r² m1 m2, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ G = m l t inverse square, which is the dimension of force. m l t inverse square is the dimension of force into r is the length, so length का स्क्वायर by m1 and m2 both are mass, so m1 into m2, that means m ये m कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा l into l² l³ t -2 m inverse, that means dimension of capital G equal to m inverse l³ t⁻² या t इनवर्स स्क्वायर। यह कैपिटल G का डायमेंशन होता है। हमेशा डायमेंशनल फार्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, सो यहाँ भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट का। m इनवर्स l³ t इनवर्स स्क्वायर, यह कैपिटल G का डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब देखिए इस डायमेंशनल कांस्टेंट का जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू आता है वह आता है 6.53 × 10⁻11। ठीक है, G का वैल्यू आता है 6.53 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स स्क्वायर। यह जो है यह आता है डायमेंशनल कांस्टेंट कैपिटल G का वैल्यू। चूँकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो F वेक्टर = हो जाएगा G m1 m2/r² r cap। यहाँ r cap यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r को रिप्रेजेंट करता है, या अगर हम लोग लिखते हैं F21 तो बराबर होता है G m1 m2/r² इंटू r 2 से 1 की ओर कैप। याद रखिएगा r21 = -r12, सो F21 is
इक्वल टू माइनस F12। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ डायरेक्शन अलग अलग हो रहा है इसका, लेकिन यह कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है। और दूसरी बात कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स, सो इट आल्सो शोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दैट मीन्स F1 या F इक्वल टू F01 प्लस F02 डॉट 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 प्लस F0n फॉर masses m0 एंड mn। किसी भी mn मास के लिए यह फार्मूला लागू होगा। दैट मीन्स F इक्वल टू सिग्मा I1 to n F0 या I। यह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। यह यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। इसमें यूनिवर्स के प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए यह बिल्कुल एक जैसा ही लागू होता है, चाहे वह अर्थ सन हो, मून अर्थ हो, या फिर दो अलग अलग अर्थ जुपिटर हो, अर्थ नेपच्यून हो। जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं सब के लिए यह लागू होता है। चाहे अर्थ पर के दो ऑब्जेक्ट हो, दो ह्यूमन बीइंग हो, उनके लिए भी यह सेम टू सेम लागू होता है। दो आदमी अगर एक दूसरे के आजू बाजू बैठे हुए हैं तो उनके बीच में भी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। हालांकि आप कैलकुलेट कीजिएगा तो दो आदमी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वह काफ़ी कम अमाउंट में होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो यही कारण है कि धरती पर के दो ऑब्जेक्ट यानी दो व्यक्ति जब एक दूसरे के आजू बाजू बैठते हैं तो उनको एक दूसरे में अट्रैक्शन नहीं दिखाई पड़ता है, एक दूसरे के वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन आपको अगर याद होगा तो पता होगा कि पीसा का मीनार, लेनिन टावर और पीसा, वह अपने जो एक्सिस है यानी हॉरिजन है उससे वह एक एंगुलर पोजीशन पर है, यानी वो एंगल पर झुका हुआ है। इसके पीछे एक कारण है ग्रेविटेशन। चूँकि पीसा के मीनार के ठीक पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है, पीसा का पहाड़ है, और उस पहाड़ के कारण जो ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स है वह परपेंडिकुलर न होकर के एक एंगल से आता है, और उस एंगल के कारण जो ये मीनार है वह एंगुलर होने पर ही स्टेबलिश रह पाता है। और इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको डिटेल में चर्चा करेंगे कैसे यह फोर्स का कंपोनेंट निकला और कितना डिग्री के एंगल पर किस फोर्स के लिए इसको रहना चाहिए। उससे पहले हम चर्चा करेंगे तो अगले वीडियो में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, और रिलेट करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैपिटल G से या फोर्स ऑफ ग्रेविटी से। ओके, धन्यवाद।